हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। लेकिन इस तैयारी को करते करते बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं। इनमें स्पेशली वो बच्चे जो थोड़ा लेट हो गए हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में, यानी कि कुछ जो अभी से या कुछ मंथ पहले से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो थोड़े चिंतित हैं, उनको थोड़ी टेंशन हो रखी है। सबसे ज्यादा जो सवाल कमेंट्स में या मैसेजेस में मेरे पास आता है वो यही है कि सर क्या मैं अभी भी IIT JEE निकाल सकता हूं इस साल? जितना टाइम मेरे पास बचा है क्या उतने टाइम में मैं एक बहुत बेहतरीन रैंक ला सकता हूं, एक डिसेंट रैंक, एक अच्छी रैंक ला सकता हूं? क्या मुझे कोई बढ़िया सी IIT मिल जाएगी जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है? सर अगर मैं बिल्कुल आज से ही पढ़ाई करनी शुरू करता हूं तो क्या मैं IIT निकाल पाऊंगा? तो बेटा ये सवाल से मेरा बॉक्स भरा हुआ है, समझ लो। तो मैं आज यही समस्या, यही प्रॉब्लम पे आपके साथ कुछ बातें करूंगा, और बातें ही नहीं, मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं कि सर क्या मैं अभी भी IIT JEE 2023 क्रैक कर सकता हूं? तो बच्चों आंसर है यस, आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। हमारे पास इनफ टाइम बचा है, लेकिन इनफ टाइम का मतलब यह नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, नहीं, हमारे पास जस्ट सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। अगर एक एक मिनट अब से हमने यूज की, हमारी एक एक दिन को प्लान करके काम किया, तो बहुत अच्छी रैंक के साथ हम JEE निकाल सकते हैं अभी भी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस सेशन में धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कितना सिलेबस करना है, कितनी देर पढ़ना है, किन चीजों से बच के रहना है, किन चीजों को जबरदस्ती करना है, उनसे डरना नहीं है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए कि अगर हमें अब अच्छी रैंक लानी है तो कैसे पता चलेगा कि टाइम हमारे पास है। तो बच्चों ध्यान से अगर हम सोचें तो JEE मेंस और एडवांस दोनों समझ लो 95% एक ही है, दोनों की तैयारी सेम है और एक ही रास्ता है। ठीक है ना, मेंस की तैयारी करते करते आप एडवांस तक पहुंच जाओगे, एडवांस की तैयारी करोगे तो मेंस से जरूर पास होना पड़ेगा। तो दोनों एक ही है, इसको अलग अलग समझना बंद करिए। ठीक है ना, दोनों एक ही है। सबसे बड़ी चीज, मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ बचे हैं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स बचे हैं, और अगर हम एडवांस के बारे में सोचें तो एटलीस्ट 9 मंथ्स हमारे पास है। और बच्चों इतना टाइम बहुत होता है, बहुत होता है। इनफैक्ट इतने टाइम में जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, वो 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म भी कर लेते हैं और उसको एक क्विक रिवीजन भी दे देते हैं इतने टाइम में। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी थोड़ी ठीक है वो अपना प्राइम टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट को मान के चले, और जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं वो अपना प्राइम टारगेट सेकंड अटेम्प्ट को मान के चले, क्योंकि तब तक सिलेबस आपका हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको इसी के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, कि भाई अगर हमें JEE क्रैक करना है बहुत बढ़िया रैंक से, और पढ़ाई इस तरीके से करिए कि वो अनइंटरप्टेड चलती रहे। ठीक है ना, इंटरप्ट ना हो, उसमें बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो हमें टारगेट सेट करना है हमारा। ठीक है ना, हमारा माइंड जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे। और रिलैक्स माइंड कब होता है? जब हमें हमारे टारगेट्स क्लियर होते हैं कि मुझे तो भाई इतने टाइम में इतना करना है, मुझे तो आज ये पूरा करना है। तो जब हम प्लान करते हैं, अगर वो प्लान हमारी बनी हुई है तो माइंड काफी हद तक रिलैक्स रहता है, और रिलैक्स माइंड से पढ़ाई भी थोड़ी फास्ट होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम काम करेंगे टारगेट पे। ठीक है ना, सबसे पहले हमें हमारा टारगेट फिक्स करना है। तो टारगेट है बच्चों हमारा मेंस और एडवांस्ड। ठीक है, मेंस और एडवांस अगर हमारा टारगेट है तो मेंस में अगर हमको बहुत बेहतरीन परसेंटाइल चाहिए, एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए मेंस के थ्रू,
तो हमें 200 प्लस मार्क्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इतने अगर हमारे मार्क्स हैं तो हमारी 99 प्लस परसेंटाइल आती है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में अगर आपको एक बहुत बेहतरीन आईआईटी चाहिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 तक रैंक चाहिए होती है। अगर आपकी रैंक 1000 तक है तो एक सेटिस्फैक्टरीली जो आपके मन की आईआईटी है वो मिल जाती है आपको। तो उसके लिए कम से कम 55 और 60% तक मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इतने 55% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं उसके लिए। अब तक का आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है यहां पे वो अप्रोक्सीमेटली 1000 तक बन जाती है, ठीक है ना, इतने के लिए। अब ये जो हमारा टारगेट है जो हमने सेट किया है, ठीक है ना, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, ये टारगेट अचीव कैसे होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें सिलेबस कम से कम करना पड़ता है 85 to 90%, ठीक है ना। और ये हम इस पार्ट पे बहुत लकी हैं कि 85 to 95% जो सिलेबस है वही 99% स्टूडेंट कर पाते हैं। सबका 10 to 15% सिलेबस वीक ही रहता है या अनटच रहता है, कोई ना कोई पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है, ठीक है ना, एंड आ जाता है सेशन का तो कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, ठीक है। तो लकीली इतना ही हमको चाहिए होता है और इतना ही हमारा हो रहा होता है। तो बच्चों इतना सिलेबस इनफ है। अगर आपके थोड़े 2-4 चैप्टर छूटे हुए तो चिंता नहीं करनी, दोनों के दोनों टारगेट आपके बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये 85 to 90% जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो उसमें कुछ टॉपिक जरूर होने चाहिए, क्योंकि स्मार्टली कवर करना है भाई। 10 to 15% तो हम छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, रह गया उससे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास वो बहुत बेहतरीन लेवल का होना चाहिए। इस सिलेबस में देखो, मैं तो फिजिक्स टीचर हूं तो मैं तो आपको फिजिक्स के ही बारे में एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है ना। ये काम आपको केमिस्ट्री और मैथ में भी इंप्लीमेंट करना है खुद से। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो 85 to 90% वाले सिलेबस में आपकी काइनेमेटिक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें मैकेनिक्स में और एडवांस में भी। थर्मो होना चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैकेनिक्स में बात करें तो रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ईएमआई, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर जरूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रो होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और भी एक दो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको देंगे। तो आपका जो सिलेबस का कवरेज है वो इतना स्मार्टली होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स को कवर करने वाली टॉपिक्स इंक्लूडेड हो, ठीक। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि ये जो टारगेट आपने डिसाइड किया है ये आपका पूरा हो, अचीव हो विद इन टाइम लिमिट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ काम ऐसे जो हमें नहीं करने हैं, जो हमें नहीं करने उनमें सबसे पहले मैंने यही लगा दिया, ये लो, ये हमें मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है किसी भी सब्जेक्ट की। पढ़ने का मतलब है लानी भी नहीं है, अपनी टेबल पे भी नहीं आने देनी है, ठीक है ना। सेलेक्टेड बुक्स, मटेरियल डिसाइड कर लो एक बार, उसके अलावा 10 तरीके की चीज बार बार लाके उनमें नहीं जोड़नी कि आज मैं ये बुक लाया हूं खरीद के, इसको करूंगा, आज मैं ये करूं, इसको करना शुरू कर, नहीं। स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लो जो करना है, ठीक है ना। और फिर पूरा 6, 7, 8 महीने उसी को करो, जबरदस्ती दिल पे पत्थर रख के बाकी चाहे कितनी अच्छी बुक लग रही है मत लाओ। डिसाइड कर लो। जैसे फिजिक्स में तो डिसाइड ही है, क्या है, HCV, NCERT, एग्जाम्पलर, ठीक है। और अगर तैयारी कर रहे हो एडवांस की तो एडो और प्लस माई मटेरियल, मेरा मटेरियल, ठीक है। इतना ये आपको अपने पास रखनी है चीजें, दिस इज इनफ। साथ में जो माई मटेरियल, उसके साथ टीचर के नोट्स भी तो होंगे आपके, जो टीचर के नोट्स हैं वो आपको रखने हैं, ठीक है ना। और जो होमवर्क करना है वो भाई मेहनत करनी है, कोई किताबें थोड़ी ना कवर करनी है। किताबें तो इसलिए लेके आए हो ताकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्वेश्चन सॉल्व हो, उनके आंसर निकले। तो
क्वेश्चन करने पे फोकस करना है, ना कि इन किताबों को मैनेज करने पे, ठीक है ना। तो बच्चों मल्टीपल किताबों से बचना है, मल्टीपल बुक से बचना है। इसी के साथ एक बात और बताता हूं, मल्टीपल टीचर से भी बचना है। वन टीचर, एक ही टीचर होना चाहिए वन सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इनकी क्लास में बैठे हैं, फिर यहां से बोरियत होने लगी तो दूसरी में चले गए, फिर और दो दो तीन तीन टीचर से लगे, एक टॉपिक तीन तीन टीचर से पढ़ रहे हैं। आप ना उस टाइम को किल कर रहे हो। एक टॉपिक एक ही टीचर से पढ़िए आप, इनफैक्ट पूरा सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़िए। डिसाइड कर लो कौन टीचर है आपका, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अगर आपने इन 6-7 महीनों के टाइम में टीचर बदला तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं होने वाला, गड़बड़ हो जाएगी उसी टाइम। क्यों कुछ नहीं होने वाला का मतलब क्या है कि जीरो नहीं होगा, पर ये 99 से 95 हो जाएगी परसेंटाइल, और 95 पे कुछ नहीं मिलता ज्यादा अच्छा, मतलब थोड़ा आपके मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए एक एक गलती से बचना है, ठीक है ना। तो बच्चों मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल टीचर से बचना है। दूसरी चीज रिवीजन, ये मस्ट है, ठीक है ना। याद रख लो, कोई भी काम आपने अगर दिन भर में किया है और शाम के टाइम उसको नहीं समेटा तो वो बिखर जाएगा, बेकार है, किसी काम का नहीं है। दिन भर में जितनी भी पढ़ाई की है, शाम के टाइम, सोते टाइम, किसी भी टाइम जब आप एंड ऑफ द डे पे पहुंच चुके हो, उस टाइम उस चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और ये रिवीजन, लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत रिपल्सिव होता है, मन करता ही नहीं है रिवीजन करने का। सोचते यार कर तो लिया, छोड़ो सो जाते हैं। नहीं, जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है उसको एक बार समराइज करके तब सोना है, तब लेटना है, इससे बच नहीं सकते आप, ठीक। जो भी दिन में आपने नोट्स बनाए हैं उनको जरूर देखना है। जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम डाउट्स अपने क्लियर किए हैं उनको जरूर देखना है, ठीक है ना। जो नोट्स बनाए हैं उनको जरूर रिवाइज करना है। जो प्रॉब्लम करते टाइम आपको डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को एक बार जरूर देखना है, ठीक है ना। तीसरी चीज, जितने भी फॉर्मूले आपने दिन भर में यूज किए हैं उनको एक बार आंखें बंद करके मन मन में फिर से करना है। ये रिवीजन है और ये रेगुलर होना है, रेगुलर, ठीक। तीसरी चीज मॉक टेस्ट। 50% ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट देने से डरते हैं, पता नहीं क्या डर है। ये जो डर है ना बच्चों, टेस्ट देने का डर, ये आपकी प्रिपरेशन को खा जाता है। आप डरो मत टेस्ट देने से, अरे नंबर ही तो कम आएंगे, बुराई तो लगेगा, लेकिन पता तो चल जाएगा ना कि अभी और पढ़ना है। हमेशा टेस्ट और मॉक टेस्ट देने से आपको आपकी सिचुएशन पता चलती है, आप हवा में नहीं रहते, ठीक है ना। आप इल्यूजन्स में नहीं रहते, एकदम रियलिटी में आ जाते हो। आपको पता चल जाता है कि ये यार कितना अच्छे से चैप्टर पढ़ लो, इसका सवाल तो गलत ही हो जाता है, तो इसको तो और अच्छे तरीके से पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। इसको मुझे और अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मॉक टेस्ट है, इनसे डरना नहीं है, इनको दो। जहां भी टेस्ट देने का मौका मिलता है ना, दे लो टेस्ट, ठीक। तो मॉक टेस्ट तो मस्ट है, इनसे डरना नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहना है। हमें रियलिटी पता चल जाती है, हमें यह क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या अभी और करना है, और कौन सा टॉपिक इस लेवल पे करने से सवाल हो जाते हैं और कौन से टॉपिक को इस लेवल पे करने से सवाल नहीं होते। ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये सारी चीजें हमने कर तो ली है, इन सब को करने के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा, किस जगह से हम वो पावर इकट्ठा करेंगे कि ये काम हमसे हो जाए, वो भी मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो मेन चीज है 3D, 3D है जिन पे आपको काम करना है, यानी कि आपको 3D में काम करना है। कौन सा? पहला तो डिसिप्लिन, ठीक है बच्चों। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप रेगुलर हो, आप डिसिप्लिन में काम करते हो। आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को इक्वल टाइम देना है, इक्वल रखना है इनको, मुझे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ को। यह आपने डिसाइड कर लिया, तो पूरे डिसिप्लिन में रहना है। 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है और 2 घंटे ये पढ़ना है, ताकि 6 घंटे में आपकी बराबर पढ़ाई हो। अगर आपने डिसाइड किया है
कि 3-3 घंटे पढ़ना है तो फिर 3-3 घंटे ही पढ़ो, और पूरे डिसिप्लिन में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है पूरे मन से, अच्छे मन से, ठीक है ना। डिसिप्लिन में और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सुधार के रखेंगी, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि भाई जब पढ़ने बैठे, मान लो आपने 9 बजे का टाइम डिसाइड किया है, ठीक है ना, और 9:05 तक 9:10 तक आप पढ़ी हो, चेयर पे से उठ के चलते हो, मम्मी पापा के पास सोफे पे बैठे हो, वहां से उठने का मन नहीं कर रहा है तो चलो 10 मिनट बाद चलते हैं। नहीं बेटा, इतना ढीला होके काम नहीं करना। 9 बजे डिसाइड किया है तो चाहे सीरियल चल रहा हो, चाहे कुछ भी, सब छोड़ के 9 बजे अपनी टेबल चेयर पे आ जाना और पढ़ना शुरू कर देना है। इतना डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। डेडिकेशन, ठीक है ना। डेडिकेशन का मतलब यह है कि बच्चों, सेक्रीफाइस की भावना से हमें डरना नहीं है। जो हमने डिसाइड किया ना, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, छोड़ दो, ठीक है ना। चाचा ताऊ किसी की बारात हो रही हो, कोई भी चल रहा हो, किसी का बर्थडे हो रहा हो, कुछ भी मत जाओ बेटा, ठीक है ना। किसी दोस्त से आप रेगुलर बात करते हो लेकिन आपका टाइम बहुत खराब होता है, दोस्त से बात मत करो। अपनी स्टडी के लिए डेडिकेटेड रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये डेडिकेशन आप में होना चाहिए, सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए कि यार छोड़ दो, 6-7 महीने की तपस्या है, इसको कर लेते हैं अच्छे से, 6-7-8 महीने बाद मजे कर लेंगे, पर इन 6-7-8 महीनों में कुछ भी नहीं करना, पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि आपने जो डिसाइड कर लिया वो करेंगे ही करेंगे। एक बार जो सोच लिया वो करेंगे। टारगेट को बार बार बदलना नहीं है, प्लान को बार बार चेंज नहीं करना। डिटर्मिनेशन बहुत बहुत बड़ी पावर है बच्चों, बहुत छोटे छोटे लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। यानी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो ये करना है तो मैं करूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मुझे तो 2 घंटे प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, तो आप 2 घंटे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करो। बीच में मान लो कोई क्वेश्चन अटक रहा है, आपका मन कर रहा है कि उसके लिए मैं थ्योरी पढ़ लूं, तो बुक उठा के उसके लिए थ्योरी पढ़, आधे घंटे थ्योरी पढ़ी आपने, फिर जाके प्रॉब्लम पे लग गए। नहीं, डिटर्मिनेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ट्राई किया, दोबारा ट्राई किया, इसको छोड़ के तीसरा क्वेश्चन करो, ठीक है। वो नहीं हो रहा, उसको छोड़ के अगला, बस 2 घंटे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है। अगर आपने इस रूल को ब्रेक किया तो ये आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। सब सारी प्रॉब्लम्स के जो डाउट्स हैं उनको इकट्ठा करके रखो, और जब 2 घंटे पूरे हो जाए उसके बाद आप बुक्स देखो। और बुक्स से ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि बुक्स जो है ना बहुत टाइम वेस्ट कराती हैं, ठीक है ना। वेस्ट मतलब टाइम कंज्यूम हो जाता है उनमें ना, वो अट्रैक्ट कर लेती हैं। हम एक कोई पॉइंट ढूंढने के लिए बुक को देखते हैं, और बुक को जब खोलते हैं तो उसमें बहुत देर तक उसको पढ़ते रहते हैं। उससे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टाइम ना चला जाता है, और अंदर से गिल्ट फीलिंग भी नहीं आती। हमें लगता है यार पढ़ाई तो की है हमने, लेकिन वो स्मार्ट वे नहीं है। आपको बुक को मन के साथ बंद करना है और प्रॉब्लम पे वापस आ जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बच्चों, जिससे मैं आपको बहुत आगाह करना चाहता हूं, जो एक टाइप की बीमारी है, ठीक है ना। कैसी? ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी से अच्छी चीज को खराब कर देती है, ठीक है। हम क्या किसी चीजों को ओवर एनालाइज करने लगते हैं, नहीं करना है बेटा। बहुत सिंपल लाइफ होती है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई होती है। आपने डिसाइड किया है ना कि 2:30 बजे से 3 बजे तक मैं ये 7 सवाल करूंगा, ठीक है ना, तो उसे करो। इसके बारे में सोचने लगते बैठ के, यार 7 सवाल करना सही रहेगा या मुझे थ्योरी पढ़ना सही रहेगा, पहले क्या करूं। ये जो थिंकिंग है ना, जबरदस्ती सोचने की कि क्या करूं क्या ना करूं, ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, बेटा ये जो सोचना है ना, इसमें भी टाइम जाता है। जितनी देर आप सोचते हो ना, उतनी देर में आप सवाल कर लेते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक तो यही कि आप डिसीजन लेने में ही बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। दूसरी चीज ये सोचते हो यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब पढ़ाई छोड़ के पेन ऐसे डाल के सोचने बैठ जाते हो, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मामा जी को क्या जवाब दूंगा मैं, चाचा जी को क्या बोलूंगा मैं, यार मेरी मौसी के बच्चे तो सोच रहे हैं कि मेरी रैंक बहुत बढ़िया आएगी, अब मैं क्या करूं। दिस इज नोन एज ओवर थिंकिंग। फालतू की बकवास है ये बेटा। ओवर थिंकिंग बंद करके आपको पढ़ाई करनी है, इन चीजों से बचना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपने डिसाइड किया, 6-7 महीने का टाइम है आपके पास,
ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना, इससे बच के रहना है। और इसका एक ही इलाज है कि आप अपना पूरा डे, होमवर्क और डे पूरा प्लान करो और उस पे फिर वर्क करो, ठीक है ना। पहले प्लान करो और प्लान पे ही वर्क करो, ठीक है ना, वर्क की प्लानिंग, ठीक है ना, और फिर वो एग्जीक्यूट करना। वो करोगे ना तो इन सब चीजों से बच जाओगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको थोड़ा सा कुछ तो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगी। अगर एक या दो स्टूडेंट भी मेरी ये स्ट्रेटेजी सुन के थोड़ा सुधर जाते हैं और उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये सेशन सक्सेसफुल हो गया। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, थैंक यू।